पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के और 22 तक पढ़ा था। आज हम 23 से लेकर के 35 तक इसको पढ़ेंगे। 23 और 24 एक अलग ग्रुप बनाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से, ज़्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ शब्द और उनके अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 23 का हेडिंग है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो मानव दुर्व्यापार या ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर, इसका मतलब क्या है? मानव दुर्व्यापार का मतलब किसी भी प्रकार से मनुष्यों को वस्तुओं की भांति खरीदना, बेचना। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी प्रथा, दास प्रथा, इस तरह की बातें। और बलात्श्रम में, फोर्स लेबर में किसी व्यक्ति से उसकी मर्जी के विरुद्ध कार्य कराना, बिना पारिश्रमिक दिए या धन दिए काम कराना। या फिर इसमें ये भी शामिल है कि आप किसी से न्यूनतम जो मजदूरी होनी चाहिए उससे भी कम मजदूरी पर काम करा रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की आर्थिक मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें बलात्श्रम में आ जाती हैं। वैसे तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी होती है, राज्य के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो निजी या व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध होते हैं। जैसे आपने आर्टिकल 17 में देखा होगा कि वो राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 23 भी राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। संसद ने इस संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेज एक्ट 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अधिनियम का नाम और वर्ष आप एक बार देख सकते हैं। क्या आर्टिकल 23 का कोई अपवाद है? आर्टिकल 23 का एक ही अपवाद स्वीकार किया गया है कि इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित में राज्य के पास ये अधिकार है कि किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, और इसके लिए वो कोई धन देने के लिए भी बाध्य नहीं। बस इसमें वो धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब राष्ट्रीय संकट का समय होता है, कोई चाहे प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी प्रकार का संकट हो, तो शायद ही राज्य को कोई अनिवार्य सेवा आरोपित करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि एक मानव स्वभाव होता है। कुछ लोग संकट के समय चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ लोगों का असली चरित्र संकट में ही सामने आता है। वो इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि राज्य उनको सेवा करने के लिए कहे, वो अपने आप ही सेवा करेंगे। फिर भी कानून है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उनको खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। आर्टिकल 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता। तो क्या 14 वर्ष से अधिक बच्चों का नियोजन ऐसे उद्योगों में किया जा सकता है? और क्या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे उद्योगों में लगाया जा सकता है जो परिसंकट में ना हो, जो खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में ना आते हो? अगर अनुच्छेद 24 की शाब्दिक व्याख्या कर दी जाए तब तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद ने इस संबंध में बाल श्रम अधिनियम बनाया है, और उसके अंतर्गत आप 18 वर्ष तक के किसी भी लड़के या लड़की को किसी भी
इस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि में नहीं लगा सकते। बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो आर्टिकल 23 और 24 इतना सही है जहां तक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है। इसके बाद मौलिक अधिकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पूरा एक ग्रुप है आर्टिकल 25 से 28 तक का। आर्टिकल 25 भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप नागरिक हो चाहे विदेशी हो, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो थोड़ा सा इस परिभाषा को तोड़ देते हैं कि आर्टिकल 25 में आखिर किन किन बातों की स्वतंत्रता है। तो पहले तो ये कि दो शब्द हैं, देखिए, एक शब्द है अंतःकरण और एक शब्द है धर्म। इन दोनों को ही मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो अंतःकरण और धर्म में क्या कुछ अंतर है? थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए आज इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी हम अपने आप को सीमित रखते हैं जरा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। फिर भी एक लाइन में इतना समझ लीजिए कि धर्म के जो स्थापित रूप हमारे सामने हैं, कोई भी धर्म जिसके लिए एक लिखित पुस्तक हो, कोई पवित्र पुस्तक हो, उसका एक उपासना स्थल हो और एक पुरोहित वर्ग हो, तो जो पहले से स्थापित धर्म है, मोटे तौर पर धर्म का अर्थ आप उससे लगाइए। लेकिन अंतःकरण धर्म के मुकाबले ज्यादा व्यापक शब्द है कि आपका अपना मन क्या कहता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता नए धर्म या नए संप्रदाय या उप संप्रदायों के लिए मार्ग खोल देता है। तो भारतीय संविधान ये गजब की छूट देता है कि आप अपने अंतःकरण की मानिए, उसके हिसाब से आचरण करिए, उसका प्रचार करिए, या फिर जो भी स्थापित धर्म है उनका। तो आप देख सकते हैं कि अपने धर्म को अपने विश्वास से मानना, आचरण का मतलब जो आपकी पद्धति है, जिस हिसाब से आप अपने धर्म को मानना चाहते हैं, जो भी पूजा पद्धति है, कर्मकांड है। प्रसार थोड़ा सा विवादित रहा है संविधान सभा की डिबेट से लेकर के आज तक, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म के सिद्धांतों को फैलाने का अधिकार है। लेकिन मान लीजिए आपके धर्म से प्रभावित होकर के यदि कोई अपना धर्म बदलना चाहे, तो क्या धर्म के प्रसार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल है? तो यहां पर विवाद यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित करना चाहे तो अनुच्छेद 25 उसको नहीं रोकता। लेकिन अगर जबरदस्ती, लोभ दे करके, बहला फुसला करके या फिर मैनिपुलेट करके, तो अगर आप किसी भी गलत तरीके से एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो अनुच्छेद 25 सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन सीधे सीधे वो रोकता भी नहीं है। आर्टिकल 25 मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आगे इसके ऊपर डिटेल वीडियो में डालूंगा। अनुच्छेद 25 के बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आपके धर्म से संबंधित जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उससे संबंधित जो भी आपके उपासना स्थल हैं, उनकी देख रेख से लेकर के पूरा मैनेजमेंट संभालना आपका मौलिक अधिकार है। सरकार या राज्य अपवादित स्थितियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे कि अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को
संपत्ति और अन्य मामलों तक एक्सटेंड कर देता है। ये पॉइंट देख सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संप्रदायों को कहा है कि 3 शर्तें अगर पूरी होती हो तो आपके संप्रदाय को एक धार्मिक संप्रदाय माना जा सकता है। ये 3 पॉइंट आप देख सकते हैं। आपका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, आपका एक संगठन होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि, अब यहाँ पर वो कंसाइन वाला मामला आ जाता है कि जो अंतःकरण का मामला है उसके हिसाब से हो। तो रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग धार्मिक संप्रदाय हैं, अरविंदो सोसाइटी को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना गया। इसके बाद आर्टिकल 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। सीधी भाषा में राज्य किसी धर्म विशेष के उत्थान या रखरखाव या प्रचार प्रसार के लिए नागरिकों या गैर नागरिकों से कर की मांग नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक समुदाय अपनी धार्मिक गतिविधियों के ऊपर टैक्स नहीं देगा। राज्य के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि राज्य किसी धार्मिक गतिविधि के लिए टैक्स नहीं देगा। हालांकि कर की उगाही पर रोक है, शुल्क पर नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये समझ लीजिए कि कहीं पर कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, कोई मेला लगता है, रेलवे से लेकर के रोडवेज तक उसके लिए अतिरिक्त ट्रेनें या बसें चलाते हैं। तो अगर सरकार वहां पर 1 रुपया पर टिकट एक शुल्क लगा देती है तो उसको धार्मिक कर के तौर पर ना देखा जाए, उसका लाभ उस क्षेत्र में उस व्यवस्था का लाभ उठाने वाले सभी लोग लेते हैं। आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा और मौलिक अधिकार, कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो तो वहां पर जो छात्र छात्राएं हैं उनके क्या अधिकार हैं, प्लस क्या कोई शिक्षण संस्था धार्मिक शिक्षा दे सकती है। तो आर्टिकल 28 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की बात करता है। ऐसे संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के संस्थान हैं, जिनकी स्थापना से लेकर रखरखाव तक सब कुछ राज्य करता है। ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रतिषेध है। आप विभिन्न धर्मों के बारे में सामान्य जानकारी लोगों को दे सकते हैं, लेकिन किसी विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरा, ऐसी संस्थाएं जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट या प्राइवेट, तो ऐसी संस्थाएं भी जो है धार्मिक शिक्षा दे सकती है। पहले वाली में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। मान्यता प्राप्त संस्थान तो सारे ही होते हैं, इसका मतलब हो गया कि पूरी तरीके से प्राइवेट संस्थान जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है तो धार्मिक शिक्षा दे सकता है। और ऐसे संस्थान जो तीसरी कैटेगरी में आते हों लेकिन राज्य के द्वारा उनको वित्तीय सहायता मिलती हो, वो एड लिस्ट में हो, सरकार उनको थोड़ा बहुत धन प्रदान करती हो, तो उनको भी धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। यानी पूरी तरह से धार्मिक शिक्षण पर सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में रोक है। जो बाकी 3 प्रकार की संस्थाएं हैं उसमें जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके क्या अधिकार हैं। अगर वो चाहें तो उन क्लासेस को छोड़ सकते हैं। थोड़ा आप यहां पर ऊपर देखेंगे, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए, ये जो 3rd और 4th वाला पॉइंट है, उसमें जो भी बच्चे हैं उनकी सहमति के बिना, और अगर वो अवयस्क हैं तो उनके संरक्षक, उनके गार्जियन की सहमति के बिना इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। यहाँ पर धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 to 28 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला ग्रुप आता है संस्कृति का। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 2 आर्टिकल हैं, 29
और 30। आर्टिकल 29 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में रहने वाले नागरिकों, यानी ये विदेशियों को नहीं है, ये भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जो भारत में कहीं पर भी रहता हो अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग न करके कहा गया है भारत के किसी भी भाग में रहने वाला नागरिकों का समूह, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी भाग में रह रहे हैं, यहाँ पर किसी धर्म विशेष या संस्कृति विशेष की बात नहीं की गई है। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखे, ये उसका मौलिक अधिकार है। जहां तक सवाल है आर्टिकल 30 का, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दो प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो धार्मिक हो या लिंग्विस्टिक हो, भाषाएं हो, उनको ये अधिकार दिए गए हैं। 3 अधिकार: अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार, जो कि समाप्त कर दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो अगर राज्य अल्पसंख्यक वर्ग के किसी शिक्षा संस्थान का अधिग्रहण करता है तो इसकी क्षतिपूर्ति और उससे संबंधित मामले हैं। और राज्य जब शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगा तो अल्पसंख्यकों के संस्थानों से किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, फिर भी यहाँ पर 2 प्रकार के, धार्मिक और भाषा। इसके बाद आर्टिकल 31 आ जाता है। आर्टिकल 31, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मूल संविधान में आर्टिकल 31 था जो प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता था। 1978 में 44th अमेंडमेंट से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी गठबंधन सरकार थी, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया और इसको संविधान के अनुच्छेद 12 में ले जाया गया। वहां पर अनुच्छेद 300A बनाया गया और वहां पर संपत्ति का अधिकार डाल दिया गया। तो अंतर क्या आ जाता है संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और 300A में डाल दिया गया? तो अब ये अन्य संवैधानिक अधिकारों की तरह एक अधिकार है। अब ये मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। अगर राज्य आपके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है तो आपके पास उस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है जो अन्य मौलिक अधिकारों के मामले में है। अब सरकार किसी भी भूमि का अधिग्रहण या किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, बस एक कानून होना चाहिए। हालांकि उस कानून को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम बस आर्टिकल 31 किस संशोधन से समाप्त किया गया, किस वर्ष समाप्त किया गया, उस समय राजनीतिक पदाधिकारी कौन थे, ये सब देख करके आप छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन 31A, B और C, तो 31A, B और C का जिक्र जब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक बार दोबारा से करूंगा और अभी इसमें आगे भी हम 31A, B, C देखेंगे। लेकिन पहले जरा हम देख लें आर्टिकल 32, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार बेकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के लिए इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्होंने कहा कि जहां तक मौलिक अधिकारों का संबंध है तो अनुच्छेद 32 इसकी आत्मा है। क्योंकि अगर आपको अधिकार दिए जाए और उनका उल्लंघन होने की दशा में आपके पास कोई तरीका ना हो, कोई उपाय ना हो अपने अधिकारों को वापस पाने का, या आपके अधिकार का उल्लंघन हो गया है तो बदले में जिसने उल्लंघन किया है उसको दंड भी ना मिले या आपको कोई कंपनसेशन भी ना मिले, इस प्रकार का भी अधिकार ना हो, तो फिर आपके अधिकार बेकार। तो आर्टिकल 32 भारत में उच्चतम न्यायालय ये अधिकार देता है
कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और वो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में आकर के कहता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अब तो ये भी व्यवस्था है कि आपके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति भी जा सकता है। शुरुआती दौर में आपको खुद ही जाना पड़ता था। तो कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि उसके या किसी अन्य नागरिक के या नागरिकों के समूह के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उच्चतम न्यायालय आपकी मदद कर सकता है रिट अधिकारिता के अंतर्गत। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को गार्जियन, मौलिक अधिकारों के मामले में संरक्षक कहा गया है। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट एक प्रकार के जुडिशियल ऑर्डर है, न्यायिक आदेश है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राज्य को जारी किए जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ये प्राइवेट या व्यक्तियों को भी जारी किए जा सकते हैं। अपवाद के लिए कानून में हमेशा जगह होती है। तो कौन कौन सी रिट हैं और किन परिस्थितियों में वो जारी की जाती हैं और किनके खिलाफ वो जारी नहीं की जा सकती? अब 3 बातें ध्यान रखिए, रिट का नाम, उसका अर्थ और किसके खिलाफ वो जारी की जाती है, किसके खिलाफ जारी नहीं की जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या जैसा कि इसका लैटिन नाम है, आप इसके हिंदी और लैटिन दोनों शब्द दिमाग में रखें, कभी कभी सीधे सीधे लैटिन वर्ड भी लिखा हुआ आ जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, ये रिट जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। तो जब किसी व्यक्ति के डिटेंशन को या किसी व्यक्ति की हिरासत को चुनौती दी जाती है कि ये हिरासत विधि सम्मत नहीं है या गैर कानूनी है, तो उच्चतम न्यायालय इस रिट को जारी करता है। किन परिस्थितियों में जारी नहीं की जा सकती? अगर हिरासत किसी न्यायालय के आदेश से हुई हो, कानून सम्मत हो, विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, तो फिर ये रिट जारी नहीं की जा सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक अर्थ लगता है कि जो बंदी जिसको बनाया गया है उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। जो केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आ जाए, डॉक्यूमेंट्स आ जाए और न्यायालय को जो उचित लगेगा वो करेगा। दरअसल ये जो रिट वाला मामला है आर्टिकल 32, इसके ऊपर काफी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम चूंकि इसको देख रहे हैं और वो भी रिवीजन प्रोग्राम में देख रहे हैं, तो बहुत इससे काम चल जाएगा। परमादेश, परमादेश जो है, अगर आप मैंडेटस जो लैटिन भाषा में है, तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर है, सार्वजनिक क्षेत्र का है, साधारण भाषा में सरकार या राज्य का हिस्सा है, और वो किसी ऐसे कार्य को नहीं कर रहा है जो उसकी ड्यूटी है और इसकी वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय परमादेश की रिट जारी कर सकते हैं। अर्थात वो कह सकते हैं कि हम आदेश देते हैं। परमादेश किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता? निजी व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे विभाग जो राज्य का हिस्सा नहीं है, इस तरह की चीजें। इसके अलावा तीसरा है अधिकार परीक्षा। वैसे तीसरा चौथा कुछ नहीं, आप किसी भी क्रम में याद कर सकते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण को मैं एक साथ दूंगा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो जो है, जब किसी सार्वजनिक पद पर कोई नियुक्ति हुई हो, सार्वजनिक पद का मतलब फिर से वही कि राज्य का हिस्सा, और उस अपॉइंटमेंट को, उस नियुक्ति को एक व्यक्ति चुनौती दे कि इससे
समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है नियुक्तिकर्ता से और जिसकी नियुक्ति हुई है उससे कि किस आधार पर आपकी नियुक्ति है और क्यों ना आपको इस पद से हटाया जाए। इसके बाद आप देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। इस मामले में प्रतिषेध उत्प्रेषण से अलग है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण को हमेशा उच्च न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। एक प्रकार से ये अंतर न्यायिक रीट है। तो प्रतिषेध जिसको न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो फोरम है, प्राधिकरण है, उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। आप प्रतिषेध और उत्प्रेषण को निजी व्यक्तियों के खिलाफ लागू नहीं कर सकते। तो है क्या? प्रतिषेध जो है तब लागू किया जाता है या तब जारी किया जाता है जब एक अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ जाता है, ओवर स्टेपिंग कर जाता है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण किसी न्यायिक क्षेत्र के निर्धारण के लिए या फिर किसी मामले को सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफर करने के लिए, तो ये थोड़ा सा तकनीकी मामला है। ठीक, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक प्रकार से न्यायिक रीट है जहां पर उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं यदि वो अपने क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हों, ओवर स्टेपिंग कर रहे हों, अगर कानून की कोई कमी हो, तकनीकी कमी हो, इस तरह के मामलों में। तो ये 5 प्रकार की रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, यही 5 रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकते हैं आर्टिकल 226 में। लेकिन अनुच्छेद 32 की तरह 226 अपने आप में मौलिक अधिकार नहीं, आर्टिकल 32 अपने आप में मौलिक अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल 33 और 34 मौलिक अधिकारों के 2 अपवाद हमारे सामने रखते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों में कुछ खास लोगों को, वर्गों को मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे आर्टिकल 33 जो आर्म फोर्सेज हैं, सशस्त्र बल हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके मौलिक अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 33 ये कहता है कि संसद के पास अधिकार है कि वो आर्म फोर्सेज, सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को रेगुलेट कर सके। यानी कुछ मौलिक अधिकार उन लोगों को न दिए जाए। संसद तय करेगी इसे कि कौन से मूल अधिकार इस वर्ग को प्राप्त होंगे और कौन से नहीं होंगे। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो कितनी होनी चाहिए, क्या सेना या पुलिस को संगठन बनाने की अनुमति दी जाए तो उस पर रोक लगाई गई। तो इस तरह की चीजें। इसमें सैन्य बलों के सदस्यों में दोनों प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं, वो जो मार्शल और लड़ाकू भूमिका में हैं और वो जो सिविलियन भूमिका में माने जाते हैं, नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, दर्जी, सब शामिल हैं। आर्टिकल 33 के बाद आर्टिकल 34 आता है और ये मार्शल लॉ और मूल अधिकार की बात करता है। मार्शल लॉ या सैनिक विधि, इस शब्द को भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि यदि भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों के
कुछ मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे? जब तक मार्शल लॉ लागू रहे। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है कि मार्शल लॉ कैसे लगाया जाएगा। हिंदुस्तान में कभी लगाया भी नहीं गया। जो अफसपा एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो मार्शल लॉ नहीं। इसी प्रकार से जब सेना को दंगों या किसी अराजकता की स्थिति में या आतंकवाद विरोधी अभियानों में पुलिस की सहायता के लिए बुलाया जाता है, कर्फ्यू जैसी स्थिति में, वो भी मार्शल लॉ नहीं है। तो मार्शल लॉ का भारत में कोई उदाहरण ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर संसद आगे कोई नियम बनाती है या इस प्रकार की कोई घोषणा होती है तो आर्टिकल 34 मौलिक अधिकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये स्पष्ट कर देता है। आर्टिकल 35 संसद को यह अधिकार देता है कि वो कुछ मूल अधिकारों के संबंध में या समस्त मूल अधिकारों के संबंध में उनको ठीक से लागू करने के लिए नियम बना सके। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 17 ही है या अनुच्छेद 23 है, 24 है, या अभी हमने मार्शल लॉ की बात करी। तो जहां पर मौलिक अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि कुछ अन्य नियम और कानून बनाए जाए, तो ये अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, ना कि राज्यों के पास। जैसे आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, 17, आर्टिकल 23। तो ये सब अधिकार कि इन विषयों के ऊपर अन्य कानून बनाना, संसदीय कानून बनाना संसद का विशेष अधिकार है, राज्यों का नहीं। तो इस प्रकार से आपने आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों को एक क्रम में देखा है। न्यूनतम जो आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या हर समय आपको याद होना चाहिए, तो मौलिक अधिकारों का विभाजन जो मौलिक अधिकारों के 7 प्रकार हैं और न्यूनतम शब्दों में मौलिक अधिकारों का एक क्रम। जैसे आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो या असंगत हो। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या है, राज्य दो नागरिकों के बीच में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। न्यूनतम इतना आपको पता होना चाहिए प्रत्येक आर्टिकल। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं अपने अगली वीडियो में, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य, और उनको भी हम लोग आर्टिकल वाइज ही देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज उसी तरीके से लर्न हो जैसे कि फंडामेंटल राइट।